ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ लेक्चर है काइनेमेटिक्स का। अभी तक मैंने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट आप मेरी हर एक वीडियो को जरूर देख लें। रीजन क्या है कि अगर आप मेरे एक एक वीडियोज को अगर आप देखना स्टार्ट करते हो और एक दूसरे को लिंक करोगे, तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको ऐसा फील होगा कि काइनेमेटिक्स में आपसे किसी भी कॉर्नर से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इतने कंफर्ट फील करोगे कि आप बता दोगे क्वेश्चन किस लेवल का है, क्वेश्चन का बेसिक थीम क्या है। आपका इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो प्लीज आप जब भी स्टडी करते हो तो उसको एक सीक्वेंस में आप स्टडी करो। आप ऐसे ना कि टाइम पास, मजा आ गया, अरे ऐसे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा बर्गर खा लिए, थोड़ा सा चिप्स खा लिए, नहीं वो सब नहीं करना है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पूरे एनर्जी के साथ टाइमिंग निकाल करके अगर आप स्टडी कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि पूरे काइनेमेटिक्स का सीरीज प्रोवाइड करूंगा, आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हाँ, एक और मैं बोलूंगा, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको ये लग रहा है, ठीक है, मतलब टफ टफ चीजों को भी मैंने इजी वे में समझाया हुआ है, तो प्लीज आप मुझे बताएं ताकि मेरे अंदर एक और एनर्जी डेवलप हो और मैं आपके लिए और बेटर वीडियो में प्रोवाइड करूँ। और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को लगता है कि नहीं, उसे फिजिक्स में डर लग रहा है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप उनसे बताइए कि कम से कम ये वाला वीडियो देख लो, ताकि उसे इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो जाए उस सब्जेक्ट में। और जब उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो मेरा यही मानना है कि बच्चा कहीं ना कहीं से ढूंढ कर अपना पढ़ ही लेगा। ठीक है, चलिए मस्त रहिए। अब आते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। हमने लेक्चर थर्ड में पढ़ा था एक्सलेशन के बारे में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और याद कीजिए लेक्चर थर्ड में क्या था कि जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो वहां पे एक्सेलेशन एंड वेलोसिटी या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, या एक्सेलेशन एंड वेलोसिटी दोनों के बीच क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन मींस एंटी पैरेलल डायरेक्शन होता है। मींस अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ वेलोसिटी होगी तो निगेटिव एक्स की तरफ एक्सेलेशन होगी। एंड इफ एक्सेलेशन पॉजिटिव की तरफ है तो निगेटिव की तरफ क्या है, वेलोसिटी है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बताया था कि अगर एक्सेलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स का हर एक पार्ट, बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें मतलब बहुत आसान हो जाएगी, आपके लिए टफ नहीं होगा। तो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, थर्ड वाले को। तो उसमें यही केस था कि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हमें तब करनी है जब पार्टिकल की वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन दोनों के बीच या तो एंगल 0 डिग्री है, या दोनों के बीच एंगल क्या है, 180 डिग्री है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद से हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल, तो भी पढ़ना होगा। आइए देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेलेशन इज ऑलवेज अलोंग और अपोजिट टू वेलोसिटी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया होगा और थर्ड लेक्चर से ज्यादा क्लियर होगा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि दो ही तो कोऑर्डिनेट होता है। एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स का और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई का। एक कोऑर्डिनेट आप एक्स का ले सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होगा, वाई का। जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सिस यहाँ पे ले लिया और एक एक्सिस ये ले लिया, क्या होगा, इसमें से एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। ऐसी ही बात होती है। ठीक है ना? तो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये निकल के आया कि हमें एक्स की भी बात करनी है, वाई की भी बात करनी है। बट पहले हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आइए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करना है इसको समझते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में हमें एक्स एक्सिस के अलोंग ही पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन को कंसीडर करना है। अब स्पीड के बारे में बच्चों के मन में आता है तो भाई, तो स्पीड तो किसी डायरेक्शन में हो सकता है ना, तो उस स्पीड का एक पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन ले लिया तो वही वेलोसिटी कहलाती है, आपको ये पता है।
तो हमें डायरेक्शन क्या रखना है, एक्स के अलोंग रखना है, या तो पॉजिटिव एक्स की तरफ लेना है या फिर नेगेटिव एक्स की तरफ लेना है। तो पोजीशन या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, वेलोसिटी या तो पॉजिटिव एक्स में होगी या नेगेटिव एक्स में होगी, एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है ओ, ओरिजिन के इधर क्या होगा पॉजिटिव एंड इधर क्या होगा निगेटिव। मीनिंग आप ओरिजिन से राइट वर्ड जाते हो तो पॉजिटिव बोलते हो एंड लेफ्ट वर्ड आते हो तो क्या बोलते हो, निगेटिव बोलते हो। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत ये लाइन ध्यान से सुन लेना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ओरिजिन से आप 2 यूनिट राइट की तरफ हो। व्हाट इज दिस? ओरिजिन से अगर आप 2 यूनिट राइट की तरफ हो, इसका मतलब ये निकल के आया कि एक्स एक्सिस के राइटवर्ड डायरेक्शन हम आई कैप यूज करते हैं, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हम माइनस आई कैप यूज करते हैं, है ना? तो ये पोजीशन है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पोजीशन है 2,0, पर्टिकुलर मोमेंट मतलब एक इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, ध्यान से समझना। तो हम इसी को लिख सकते हैं 2i कैप इन वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल लिख सकते हैं 2i कैप इन वेक्टर फॉर्म। देखिए 2i कैप इन वेक्टर फॉर्म बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में देखो, मान लो ये पोजीशन है -3,0, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, -3i कैप, इधर क्या लिखेंगे 2i कैप। क्लियर है? अब देखो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। अब हम इसी को इधर की तरफ लिख सकते थे, कैसे, वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप, है ना? बट अब हम वो नहीं लिखेंगे, हम इसी को क्यों नहीं लिखते, x = 2 है ना, x = 2, तो वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके हमने इसको लिखा x = 2। देन वी राइट हियर, तो जहां भी वेक्टर आर होगा हम उसको x बोलेंगे। सिमिलरली जहां भी वेक्टर v होगा उसको v बोलेंगे, जहां वेक्टर a होगा उसको a बोलेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि हमें विथ साइन बोलना है, राइट वर्ड पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट वर्ड निगेटिव होगा, है ना? ये चीज आप ध्यान से सुनते रहिए। अब आइए यहाँ पे, हमने पहले ही पढ़ रखा था, ठीक है, कि वेक्टर v इज इक्वल टू डी वेक्टर r बाई डी टी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर से क्या चेक किया, वेक्टर v को v बोलना है, वेक्टर a को a बोलना है, वेक्टर r को x बोलना है। If I write here vector v equal to d vector r by dt, then this vector v becomes v and vector r becomes x. Therefore, we get v equal to dx by dt. सिमिलरली हमें पता है कि वेक्टर a की वैल्यू होती है d वेक्टर v by dt, तो वेक्टर a को लिखेंगे a, वेक्टर v को v, तो a की वैल्यू आ गई dv by dt। अपने तरफ से मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई एंड dx से डिवाइड किया। और देखो आप यहाँ से ये चेक करो, ये वैल्यू आ गई dx बाय dt, और यहाँ पे देखो dx बाय dt की वैल्यू क्या है, v है, तो ये हो गई dv बाय dx इंटू ये वाला हो गया v, दैट्स वाई a बिकम्स इक्वल टू v इंटू dv बाय dx। आपकी ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना? 1, 2 एंड 3, इन तीनों को एक अलग नेम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्यों फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन दिया गया ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे, यहाँ भी एक्सेलेरेशन मतलब मोशन की बात हो रही है, यहाँ भी v मतलब मोशन की बात हो रही है, एंड यहाँ भी a मतलब मोशन की बात हो रही है। मतलब मोशन स्टार्टिंग इनिशियल मोशन की बात हो रही है जिसके बारे में आप एनालाइज करने जा रहे हो। एंड फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल। और एक बार क्वेश्चन ये ईएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, फर्स्ट स्टार्ट, इनिशियल, सिंपल जिसको बोल सकते हो, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि स्टार्ट हमारे मोशन की यहीं से हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन को एनालाइज करने का हमारे पास 3 मेथड मिलेगा। मीनिंग हमें प्रूफ करना है कुछ वैल्यूज, क्या प्रूफ करनी है हम देखेंगे। अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये 9th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास में एनटीएससी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ओलंपियाड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम पूरी वीडियोज को देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करने के 3 मेथड है. फर्स्ट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, सेकंड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, थर्ड इज कॉल्ड कैलकुलस मेथड. आज मैं एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कस करता हूँ और अगले लेक्चर में ग्राफिकल मेथड के बारे में होगा एंड उसके बाद वाले में कैलकुलस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस, जो आप जनरली सॉल्व करते हो, कैलकुलेट करते हो, एनालिसिस करके हमें करना होता है. जैसे हमें पता है कि वेक्टर ए इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी बाई डी टी. देन वी राइट हियर वेक्टर ए इक्वल टू डेल्टा वेक्टर वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मींस वेक्टर वी फाइनल माइनस वेक्टर वी इनिशियल. अब वेक्टर वी फाइनल की अगर आप बात करते हो बाबू, तो आप बताओ वेक्टर वी फाइनल कितना होता है? वी इसको बोलते हो वी वेक्टर. इनिशियल वेक्टर को क्या बोलते हो? यहाँ पे यू वेक्टर बोलते हो, तो लिखा आपने यू वेक्टर लिखा. टाइम की बात करनी है, टी फाइनल क्या होगा? टी इनिशियल टाइम 0 लेते हैं, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इधर का जो टी है इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन वी गेट वेक्टर ए टी इज इक्वल टू वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू. माइनस वेक्टर वी यू इस डायरेक्शन में आया तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी. अब ये चीजें जल्दी सारे बच्चों को नहीं पता होता है. ऐसा नहीं कि आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत सारे बच्चों को नहीं, बहुत सारे बच्चों की बात कर, सबकी बात नहीं कर रहा. बहुत सारे में सबके बहुत कॉमन डिफरेंस होता है. ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है. देखिए यहाँ पे तो वेक्टर वी की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि सर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की बात करता है? बिल्कुल वेक्टर फॉर्म की बात करता है. अब हमने एक चीज और पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे मान लो ये वेक्टर आर है, आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इसका मतलब क्या निकल के आया कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर किसी एंगल पे हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर आया. सिमिलरली वेक्टर यू मतलब जो इनिशियल वेक्टर जिससे बॉडी मूव कर रही है एंड वेक्टर ए टी, ये किसी एंगल पे है जिनका रिजल्टेंट वेक्टर बी निकल के आएगा फाइनल वेलोसिटी. और आपको पता है कि जब भी यहाँ से हम आर निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम मेथड से, तो आर की वैल्यू निकल के आती अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. सिमिलरली अगर हम इसी मेथड का यूज करके यहाँ पे लिखे v निकालें तो v की वैल्यू आएगी, v को हम यहाँ से क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म हटाने के लिए मॉड यूज करते हैं, वैल्यू आएगी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/8 cos थीटा. अब ये देख करके बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये क्या आ गया. बिल्कुल सही आया है. अभी तक आपने जो फॉर्मूला रटा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एक ही लाइन के लोग एक ही एक्सिस की तरफ एक ही डायरेक्शन की तरफ होते हैं, तब हम यूज करते हैं. मीनिंग थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है. बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ है 30 डिग्री, 180 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एनीथिंग में भी. इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़े से एडवांस लेवल के लिए. आप एक काम करो, इसको और सिंपल वे में जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मैग्नीट्यूड फॉर्म में. तो डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. तो वी माइनस यू आएगा, फाइनल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी यू बाई टी माइनस 0. सॉल्व करोगे तो आ गई वी की वैल्यू यू प्लस ए टी. ये तभी होगा जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. और यहाँ पे वेलोसिटी से मतलब है जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वी इक्वल टू यू प्लस सी टी का कॉन्सेप्ट ये रहा. वेक्टर फॉर्म में ये लेके चलेंगे. अगर यू एंड ए टी के बीच का अगर डायरेक्शन की बात करें, दोनों सेम हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो उस केस में वी इक्वल टू यू प्लस सी टी होगा. एक क्वेश्चन इस पे हम ट्राई कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लाइन भी लिखा है, दिस फॉर्मूला यू फॉर यू डी वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सेलरेशन वेक्टर. चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई क्वेश्चन ले लो. A particle moving with velocity 0.4 meter per second is subjected to an acceleration of 0.15 meter per second square for 2 seconds in a direction
एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसका एक्सेलेशन के साथ जो एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल। कितने टाइम की बात कर रहा है? 2 सेकेंड के लिए बोल रहा है। तो पूछा गया चेंज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ये वाला केस, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर वी। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा? वही वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए टी। थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम लॉ में जब थीटा जब 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है? जैसे पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा है ना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी गिवन होता है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यू की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, पुट करो, आंसर निकल के आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी एक्सलेशन के बीच का जो एंगल होता है, आप इस ग्राफ से आप समझ सकते हो। देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इधर की तरफ, मीनिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेट बॉडी इधर की तरफ कर रही है। और ये कराया था थर्ड लेक्चर में, प्लीज थर्ड लेक्चर अच्छे से पढ़ लीजिए। फोर्थ लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कुछ कराया है, उसको भी देखना है। मतलब एक भी लेक्चर मिस मत करो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यू है। अब आप आगे चलिए, आते हैं सेकंड। हमें पता है कि एस की वैल्यू स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने पहले ही पढ़ रखा है, वी एवरेज इंटू टी होता है। और वी एवरेज क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। यू प्लस वी की वैल्यू होती है यू प्लस ए टी, आप पहले प्रूफ किए हो, वैल्यू पुट करो, यू प्लस यू टू यू, ये ए टी है, बाहर टी है, मल्टीप्लाई करो टी का अंदर, तो टू यू टी हो जाएगा बाई टू। तो हमने लिखा टू यू टी बाई टू प्लस टी का इसमें मल्टीप्लाई करो ए टी स्क्वायर बाई टू। सॉल्व करोगे एस की वैल्यू निकल के आ गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे आपने इस वाले इक्वेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, वेक्टर एस यहाँ पे जो एस होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। आप इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हमें सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अभी, ज्यादा कुछ अभी एडवांस नहीं, बहुत सिंपल सी चीज एक बार, ताकि आपका आइडिया फिर से एक बार क्लियर हो जाए, ताकि अगले लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। मेथड वन, हमें पता है वही कि एस इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, यू प्लस वी बाई टू। क्या मैं टी को लिख सकता हूँ वी माइनस यू बाई ए? यस लिख सकता हूँ, क्योंकि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और ए आके डिवाइड हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई वी माइनस यू बाई ए, पुट कर दिया। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इंटू ए टू। सॉल्व करो तो वैल्यू आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सेकेंड मेथड आप ऐसे कर सकते हो, वी नो दैट वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे आपने स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में आया, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर को यहाँ से टू ए कॉमन ले लो, अरेंज करो, वैल्यू आएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं आप इस मेथड से भी निकाल सकते, ये बेसिक चीजें थी एनालिटिकल मेथड का। अगले क्लास में इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया बहुत इजी तरीके से, ताकि एक आइडिया लग गया, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। प्लीज आप लेक्चर मिस ना करें। अगर आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, तो प्लीज अब उनको बताइए कि उनका जानना बहुत जरूरी है, कि कम से कम पहले फिजिक्स को फील करें कि फिजिक्स रियली टफ नहीं है, या जहां पे उनको इजी लग रहा हो उनको बोलो कि देखो, जानो, जानना जरूरी है, नॉलेज गेन करो, चाहे जहां भी मिल रहा हो। अगर यहाँ पे रिलेवेंट है, यहाँ पे आ जाओ। कहीं और अगर रिलेवेंट अच्छे तरीके से अगर आपको बताया जा रहा है, वहां पे सीखिए। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और लास्ट में जाते दोस्त एक बात बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना, कोई ऐसा काम मत कर देना कि पूरी लाइफ एक वर्ड तुम्हारे मुंह से निकल जाए, काश मैं ये कर लिया होता। तो इसीलिए अपने काम को इतने ढंग से करो कि लाइफ में है ना, काश वाला वर्ड मत चला। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए। और इसके एक बार रिवाइज कीजिए, अगले लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहें, बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूँ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।